इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एसएसटी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, यानी आंसर की देखने वाले हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आप अपना सीरीज देख लीजिए, कौन सा सेट है ये देख लीजिए। तो सीरीज है BQQP/3 और यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर का कोड है वो है 32/3/2। ओके, यानी सेट नंबर 2 है ये। यदि आपका यही वाला पेपर आया था तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग अभी देखने वाले हैं। एंड यदि आपका कोई और पेपर आया था तो आपको क्या करना होगा, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि आपका कौन सा पेपर आया था। ओके, तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, मतलब कि हम लोग यहाँ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ओके, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका यही क्वेश्चन आया था या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन आया था। क्योंकि क्या होता है ना, सेम सेट में भी क्वेश्चंस में चेंज होता है। ओके, यानी क्वेश्चंस चेंज होते हैं। तो क्या कीजिए, आप लोग पहले देख लीजिए कि आपका ये सारा क्वेश्चन आया था कि नहीं। उसके बाद आपको एक बेसिक मिल जाएगा कि हाँ मेरा यही सारा क्वेश्चन आया था। ओके, तो पहले आप लोग क्वेश्चंस को मिला लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, सारे क्वेश्चंस को मैं एकदम तुरंत दिखा दूंगा। बेसिकली मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ कि यही क्वेश्चन यदि आपका आया था तो आप लोग एकदम मार्क कर लीजिए, मैप ये सब देख लीजिए। ओके, हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले मेंशन एनी 2 इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वार ऑन इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट वर्ल्ड वार का इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा था, क्या इफेक्ट हुआ था। सभी जानते हैं इनकम टैक्स इंक्रीज कर दिया गया था, इनकम टैक्स को लागू कर दिया गया था और कस्टम ड्यूटीज को रेज किया गया था। उसके साथ साथ क्या हुआ था, जो प्राइसेस थे, जो भी दाम था किसी भी कमोडिटी का, वो डबल हो गया था। इन्हीं दोनों चीजों को आप लोगों को 2 पॉइंट में करके लिखना था। यदि आपने क्रॉप फेड वाला बात किया वो भी सही है। ओके, यहाँ पर आप लोगों को भाई जैसे कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ये सब नहीं लिखना था। ओके, वो हेल्थ के बारे में हो गया, फिर ओके वो दूसरे ही सेंस में ले जाएगा आंसर को। आप लोगों को इनकम टैक्स की बात करनी थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, एग्जामिन 2 मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री के द्वारा कौन से 2 मेजर चैलेंज फेस किए जाते हैं। तो पहला, बैगेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। दूसरा, सुक्रोज कंटेंट घट जाता है। इसके अलावा यदि आपने कोई दूसरा लिखा है, यानी शुगर को बनाने का जो मेथड है वो अभी भी पुराना है, ओके, मशीन से सब पुराने, तो वो भी सही होगा। थर्ड क्वेश्चन, एनालाइज द सिचुएशन इन विच क्रेडिट पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर रिकवरी इज पेनफुल। आप लोगों को एक ऐसे सिचुएशन को एनालाइज करना है जहां पर जो क्रेडिट होता है वो बोरोवर को बहुत ही नीचे धकेल देता है, यानी बहुत पीछे ले जाता है, जहां से वापस आना उस बोरोवर के लिए कठिन होता है। तो कब ऐसा होता है, जब इंटरेस्ट रेट किसी भी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जाता है तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इंटरेस्ट हम लोग देते हैं, यानी जो भी बॉरोवर होता है जो इंटरेस्ट देता है वो जितना अमाउंट लिया था उससे ज़्यादा निकलता है, यानी वो ज़्यादा इंटरेस्ट देता है लेकिन अमाउंट वो कम ही लिया होता है। ओके, ऐसा भी केस होता है। तो यहाँ पे उसी को आपको लिखना था कि जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और दूसरा आप लिख सकते थे कि कोलेट्रल का एब्सेंट होना, यानी कोलेट्रल का नहीं होना भी मेजर रीजन है इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी होने का। जब आदमी कोलेट्रल नहीं देता तो सिक्योरिटी के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, ताकि यदि कोलेट्रल नहीं मिल पा रहा है तो वो उस इंटरेस्ट से ही अपने सारे पैसे को चुका ले। ओके, ऐसा भी किया जाता है इनफॉर्मल सेक्टर में। और एक वर्ड जो आपको यहाँ पे एकदम बिल्कुल मेंशन करना था, 2 वर्ड, पहला मेनली ये इनफॉर्मल सेक्टर में होता है और दूसरा डेब्टर, दोनों को आप लोगों का मेंशन करना था। और अंडरलाइन यदि आप करते हो तो दोनों को अंडरलाइन भी करना था, क्योंकि इस बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाता है कि आप कैसे लिखे हैं, आपका फ्रेमिंग कैसा था आंसर का। ओके, अंडरलाइन ये सब करने पर भी आपको मार्क्स दिया जाता है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, 2 कंडीशंस आपको यहाँ बताने हैं जिसका डेमोक्रेसी में होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ताकि वो जो है हार्मोनियस लाइफ को, हार्मोनियस सोशल लाइफ को लीड कर सके। तो पहला, सोशल डाइवर्सिटी, इसका एकोमोडेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल बेल्जियम में देना रखा था, तो वहाँ पर एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी एक पॉइंट ये होता है। आप लोगों को ज़्यादा नहीं लिखना था, आपको पहले ही मेंशन करके दिया कि 40 वर्ड से ज़्यादा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा किए हैं तो आपका मार्क्स काटा जाएगा। देखिए, ज़्यादा भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा, 50 लगभग पहुंच ही जाता सबका आंसर, लेकिन कोशिश वही करना था आपको कि 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको वर्ड लिमिट दिया गया तो कितना लिखिएगा आप 40 में। पहले आप ये लिखते 2 कंडीशंस दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल इन ऑर्डर टू अचीव ए हार्मोनियस सोशल लाइफ। ओके, इतना ही लिखने में आपका लगभग 10-15 हो जाता। उसके बाद हम छोटा सा लिखते एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, और दूसरा आप लिख सकते थे कि हम लोगों को एक ऐसा सरकार को या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा होना चाहिए कि किसी भी कंफ्लिक्ट को वायलेंट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होने दिया जाए, यानी रोका जाए। कब तक, जब तक वो वायलेंट फॉर्म में ना हो जाए, यानी
वो रोक लिया जाए समय पर कि वो वायलेंट फॉर्म में चेंज ना हो जाए, हिंसक ना हो जाए। ओके, जैसा कि हम लोग बहुत सारे स्टेट्स में देख रहे हैं क्या हो रहा है, हिंसा हो रही है दो समुदाय के बीच में। ओके, दो समाज के बीच में हिंसा हो रही है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। यही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बेस होता है, ऐसा करना होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। ओके, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, कौन सा गज जो है वो ज्यादा मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैक को कवर करता है हिली एरियाज में। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका नैरो गज। क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना था आप लोगों को, क्योंकि हिली एरियाज में ब्रॉड नहीं काम करता है, इसलिए नैरो ही बनाया जाता है। वहीं सेकंड का आंसर क्या होता, ये होता यानी ब्रॉड। ओके, ब्रॉड होता है इसका आंसर। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना था, ज्यादा नहीं लिखना था आपको, पहले लिखना था नैरो गज, उसके बाद इसके आगे लिखते थे इस प्रकार से कवर्स मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैक है जो भी हिली एरियाज इन इंडिया, अंडरलाइन करते किसको, नैरो गज को। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट लिखना था ब्रॉड गज। आपका आंसर बिल्कुल आपको 2 मार्क्स इसी बात में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सेक्शन बी में क्या बोला गया, डेमोक्रेसी अपने आप में इतना एबल है, डेमोक्रेसी के पास खुद का इतना एबिलिटी है कि वो अपने खुद के सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। यानी डेमोक्रेसी का खुद के लिए सपोर्ट होना भी एक बहुत अच्छा आउटकम है। यही क्वेश्चन से मतलब निकल रहा है कि डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, यानी खुद के लिए सपोर्ट को जनरेट करना, ये खुद डेमोक्रेसी के लिए एक आउटकम है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल्स की बात की गई थी। अब ऐसा नहीं आपको एग्जाम्पल्स किस प्रकार के लिखने थे, ज्यादा आपको ब्रॉड नहीं करना था, आपको सिंपल यहाँ पे लिखना था कि हाँ डेमोक्रेसी में ऐसा ही कुछ होता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में हम लोगों के पास ये राइट होता है कि हम लोग खुद गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट पे हमारा कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट को हम अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। यदि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती है तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। पहला पॉइंट में आपको ये इस प्रकार से मेंशन करना था। नेक्स्ट में आपको क्या लिखना था, ट्रांसपेरेंसी वाला, कि जब भी डिसीजंस लिए जाते हैं तो बहुत अच्छे डिसीजंस लिए जाते हैं, नेगोशिएशन से सब होता है। ओके, डिबेट होता है, नेगोशिएशन होता है, इसके बाद डिसीजन लिया जाता है। कोई डिसीजन को देख भी सकता है कि क्या सेट ऑफ प्रोसीजर था डिसीजन जिससे लिया गया। ओके, ये सारी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट में आपको लिखना था लास्ट में कि डेमोक्रेसी जो होता है वो पीपल का खुद का गवर्नमेंट होता है, पीपल्स ओन गवर्नमेंट। ओके, पीपल की खुद का गवर्नमेंट होता है, इसलिए डेमोक्रेसी को और भी लोग सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में टाइम होगा आपके पास, तो आपको लिखना था हेंस डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू विच इट इज बिकॉज ऑफ विच, या फिर बिकॉज That's why, ऐसे करके आपको लिखना है, that's why it is supported by many of the people and its better outcome is that it has the ability to for its own support. Okay? या फिर यहाँ पे आप और भी थोड़ा ब्रॉड करके, यदि आप पर ज्यादा कंटेंट नहीं हो पा रहा था तो आप लिख सकते थे, लेकिन 80 वर्ड से ज्यादा नहीं जाना था, इस बात का आपको ध्यान देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने बहुत ही ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को लॉन्च किया था खिलाफत आंदोलन को ज्वाइन करके, बस इसी को एक्सप्लेन करना था। खिलाफत आंदोलन को ज्वाइन करके, खिलाफत आंदोलन क्या था पहले वो लिख सकते थे आप लोग इसमें। उसके बाद महात्मा गांधी क्यों ऐसा किए थे, रॉलर सत्याग्रह फेल हो चुका था, यहाँ पे रॉलर सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा बताना था। उसके बाद उन्हें मौका देखा कि खिलाफत आंदोलन भी चल ही रहा है तो हिंदू मुस्लिम को एक सेम चीज के अंदर लाया जा सकता है। ओके, तो उन्होंने दिसंबर 1920 में आराम से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया, जिसे सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, उसको फॉलो करती है। ओके, उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द डिबेट दैट टुक प्लेस इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ डेवलपिंग कंट्री। यदि हम लोग डिबेट की बात करें, कौन सा डिबेट जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ओके, डेवलपिंग कंट्री के लिए, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली ये बताना था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो WTO क्या है पहले वो लिखते हैं। WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में जो उसके मेंबर यानी 164 कंट्रीज फिलहाल उसके मेंबर है। ओके, वहां पर हो रहे कारोबारों को देखता है, दो देशों के बीच में कारोबारों को देखता है। पहले WTO का बेस बांधते, ओके, WTO की नींव रखते, WTO क्या है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखना था कि क्या डिबेट होता है, तो डिबेट यही होता है WTO को लेकर के कि WTO डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा डेवलप किया गया, बनाया गया है। ओके, उसका ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन WTO सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को ही क्यों देखता है, यहाँ पर WTO को डेवलपिंग नेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। ओके, डेवलपिंग नेशंस के लिए तो बहुत कड़े रूल हो जाते हैं कि आप बिल्कुल भी फार्मर को हेल्प मत कीजिए, आप बिल्कुल भी ये मत कीजिए, आप बिल्कुल भी वो मत कीजिए, बिल्कुल ट्रेड बैरियर को हटाइए। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज जब ट्रेड बैरियर लगाते हैं,
फार्मर को सब्सिडी प्रोवाइड करवाते हैं लार्ज अमाउंट में, तब ऐसा क्यों नहीं होता है? ये बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, यहाँ पे और करके दिया गया था, जिसमें आपको पूछा गया है एग्जामिन द स्टेप्स टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। आप लोगों को यहाँ पर स्टेप्स लिखने हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए थे फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सके। तो क्या स्टेप्स थे, ध्यान दीजिए। स्टेप्स यहाँ पर यही थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने सेस बनाया, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज था, वाटर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और भी बहुत कुछ। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना था कि लेबर लॉज में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई, और थर्ड पॉइंट पे ये लिखना था कि 5 साल के लिए किसी भी कंपनी को, शुरुआती 5 साल के लिए किसी भी कंपनी को टैक्स फ्री किया गया, यानी यदि वो टैक्स को नहीं भी पे करेंगे तो उनका काम चल जाएगा, ये मेंशन कर देना था। आगे के क्वेश्चंस के बाद देखेंगे क्या बोला गया। आगे के क्वेश्चंस में बोला गया है, देखिए 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो गए। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम ओमनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अब सब जगह देखने को मिलती है डेमोक्रेसी में, यानी सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने को मिलती है। तो देखिए डेमोक्रेसीज की बात की जाए तो पॉलिटिकल पार्टी किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बेस होते हैं, और उनका होना किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाएगा। क्योंकि यदि किसी कंट्री में मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक है तो वो क्या होगा, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। क्योंकि लोगों को ये पता रहेगा, पूरी दुनिया को ये पता रहेगा कि कुछ भी हो जाए उसी पार्टी की सरकार बनेगी, भले नेता अलग हो जाए। ओके, लेकिन सरकार उसी पार्टी की बनेगी। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक सेटअप में, किसी भी कंट्री में ये होना जरूरी होता है कि वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज हो, ना कि पार्टी हो। यदि पार्टी होगा तो सिर्फ एक होगा, लेकिन पार्टीज होगा तो बहुत सारे पार्टीज होंगे, कम से कम 2 तो होगा। जैसा कि ब्रिटेन में हम लोग देखते हैं, यूएस में देखते हैं। ओके, तो पार्टीज का होना ना कि पार्टी का होना, पार्टी सिर्फ एक होगा लेकिन पार्टीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अच्छा, और आप यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड कर सकते थे कि हम लोग देखते हैं ब्रिटेन में, यूएस में ऐसे देखने को मिलता है, बहुत सारे पार्टीज होते हैं। पार्टीज होंगे तभी डेमोक्रेसी जो है वो काम करेगा, क्योंकि वैसे तो यदि एक पार्टी सिस्टम रहेगा, जैसे कि हम लोग चाइना में देखते हैं, तो वहां पर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट बनेगी। ओके, बार बार एक ही लीडर चुना जाएगा। ओके, नॉर्थ कोरिया में वैसे ही कुछ होता है, वो तो डेमोक्रेसी कंट्री बन भी नहीं, अभी फिलहाल है भी नहीं। ओके, अभी वो डेमोक्रेटिक कंट्री है भी नहीं, और वहीं पे चाइना भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर भी सिर्फ एक पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, सिर्फ एक ही पार्टी है। आगे क्या बोला गया है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। ओके, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए किस चीज के लिए, ताकि पार्टीज को स्ट्रेंथन किया जा सके इंडिया में। तो कौन कौन से, पहला देखिए, मैं उतना डिटेल नहीं जाऊंगा, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताना था। यहाँ पे एफिडेविट जिसको सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेटरी किया गया कि आपको एफिडेविट कराना होगा। ओके, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लॉज लाए, एफिडेविट वाला सुप्रीम कोर्ट ने लाया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन से मैंडेटरी किया गया कि एंटी डिफेक्शन नहीं हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, अंदर में आपको, यानी पार्टी के अंदर आपको इलेक्शन एक रेगुलर बेसिस पे करवाने होंगे, और पार्टीज के बीच में लीडर्स जो होते हैं उन्हें चेंज करते रहना होगा समय समय पर। ओके, और भी बहुत कुछ किया गया कि वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व होने चाहिए। तो ये सारी चीजों को मिला करके आप लोगों को लिखना था। ओके, इसमें आपको मार्क्स मिलता है। अब रोल ऑफ क्रेडिट क्या होता है, पहला देखिए, मैं उतना डिटेल नहीं जाऊंगा, मैं आपको बेसिक पॉइंट बता दूं, आपको लिखना चाहिए था। पहला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आप लिख सकते थे कि लोगों के लोग ज्यादा प्रोस्पेरस होते हैं, लोगों के पास धन आता है, जिसके चलते वो आगे के कामों को कर पाते हैं। ओके, कंट्रीज का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो पाता है। 5 पॉइंट आपको इस प्रकार से थोड़ा अपने से भी ऐड करना था। ओके, आप लोग थोड़ा ब्रॉड करके 1 पेज 1.5 पेज का आंसर लिखते हैं इसका। ओके, अब यदि आपने पॉइंट वाइज लिखा है तो भी आपको 1 लाइन छोड़ के लिखते तो 1 पेज हो ही जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, किस प्रकार से इनफॉर्मल सोर्सेज डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा, यहाँ पे आपको क्या करना था, सबसे पहले फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, यानी फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, यानी बैंक होता है, कोऑपरेटिव वो बताते हैं। इनफॉर्मल में आपको क्या होता है, मनी लेंडर्स होते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, ये आपको बताना था। नेक्स्ट आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है इनफॉर्मल सेक्टर में, वहीं पे फॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता है। ओके, यहाँ पे आप और भी लिख सकते थे कि कोई अनफेयर मीन्स का ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। ओके, इसमें अनफेयर मीन्स का यूज किया जाता है। फॉर्मल में आपको कोलेटरल की आवश्यकता होती है, वहीं इनफॉर्मल में कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कभी कभी जो
लोग होते हैं, मनी लेंडर से सब, वो जानते हैं जिसको भी वो बोरो कर रहे हैं, जिसको भी पैसा दे रहे हैं, वो लेंड कर रहे हैं, वो जानते हैं बोरोवर को। ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताना। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देना पड़ता। कि मान लीजिए सलीम ने फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया और वहीं पर शेख ने मान लीजिए इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया। ओके, दोनों में से जो इनफॉर्मल सेक्टर से लेने वाला था वो थोड़ा प्रोस्पेरस नहीं हो पाया, वहीं से फॉर्मल सेक्टर से जिसने लोन लिया वो प्रोस्पेरस हुआ, क्योंकि उसे कम इंटरेस्ट रेट से पे करना पड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है, डिफाइन करना था। तो ऐसा डेवलपमेंट जो कि आज के जमाने में हो रहा है लेकिन वो फ्यूचर के जमाने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, ऐसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ICO सर्टिफिकेशन के पीछे क्या आइडिया थी आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रोडक्टिव अप्रोच ऑफ नेशनल थर्मल पावर प्लांट। अब यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे आप लोगों को इस पूरे में से कुछ ऐसे वर्ड्स को छाटना था। क्या करता है NTPC, 2 पॉइंट्स में आप इसे कर सकते थे। ओके, अब आ जाइए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि किस प्रकार से नेशन जो है पीपल के माइंड में रियलिटी बन जाता है। तो कैसे बनता है, आप सभी लोग जानते हैं कैसे बन पाता है किसी भी नेशन का माइंड्स ऑफ पीपल में, किस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि रियलिटी बनता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए हम लोग अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, कल्चर को देखते हैं, अपने पास्ट कल्चर को देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, फॉल्कलोर देखते हैं। इन सारी चीज़ों को सुनने देखने के बाद हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा इंडियन कल्चर पहले कैसा था। ओके, उस बेसिस पे जो नेशन होता है वो यानी जो पीपल्स होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये नेशन तो बहुत अच्छा था पहले, अब कैसा हो गया है। ओके, तो नेशन का यानी पीछे की चीजों को देखकर आज के जमाने में उस चीज को अप्लाई करना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेशनलिज्म कैसे पीपल के इमेजिनेशन को कैप्चर करता है। तो वही सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे इंक्लूड करनी थी। क्या आप इंक्लूड कर सकते थे कि हिम्न ये सब जो होता है हमारे लैंड पर, जैसे कि वंदे मातरम ये सब। ओके, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आगे बात करें अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है कि किस प्रकार से पीपल जो डिफरेंट ग्रुप्स में बिलोंग करते हैं वो एक कलेक्टिव बिलोंगिंग के सेंस को डेवलप कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना था, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ खास लिखना नहीं था। आप यहाँ पे लिखते कि देखिए कंट्रीज में यानी कंट्री के अंदर, देश के अंदर लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लोगों के रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रहते तो वो सेम देश में है। एक सेम देश में जब वो रहते हैं, एक उसी देश में 2 कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, तो क्या कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। यदि कन्फ्लिक्ट होता भी है, मान लीजिए कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन देश तो एक है। देश के लिए यदि वो लड़ाई आएगी तो दोनों साथ आकर के लड़ेंगे, क्योंकि देश दोनों का है। यदि देश को नुकसान होगा तो उन दोनों कम्युनिटीज को नुकसान होगा। इस प्रकार से आपको लिखना था। यदि देश को कोई हार्म होता है तो दोनों कम्युनिटीज को हार्म होगा, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है जिसको हार्म होगा। ओके, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या बोला गया है वो देखिए। यहाँ पे आगे आपको बोला गया है अच्छा मैप दिया गया है। तो मैप में देखिए पहला का आंसर बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे अमृतसर होना चाहिए था। सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, इस प्रकार से जो आपका मध्य प्रदेश आपको दिखता है उसके सारे पार्ट पर जो है वो यहाँ पे होना चाहिए था सिंगरौली। मुंबई तो आप बिल्कुल जानते हैं, एकदम साइड में मुंबई है, महाराष्ट्र के एकदम साइड में मुंबई, ऊपर साइड में। यहाँ पे कोलकाता कहाँ पे, तो एकदम साइड में, वेस्ट बंगाल के साइड में है। ओके, कोलकाता इस प्रकार से आपको मार्क कर देना था। तो यहाँ पर ये एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ओके, अब यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो गया। यदि आपको कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर चाहिए, यदि आपको कोई दूसरा सेट आया था तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।